नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पंकज विश्वास साहब जुड़ गए हैं कलकत्ता से, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत अभिनंदन है, नमस्कार। सर आपको भी प्रणाम। पंकज जी, जी। बहुत स्वागत है दर्शकों की तरफ से। बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आपके वीडियो पर आती हैं और चूंकि आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर बैठे हैं और पूरे बंगाल की धड़कन को आप समझते हैं, जानते हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक तौर पर भी और जो दूसरे आयाम हैं उन पर भी, तो इसलिए भी आपका बहुत अभिनंदन है और आप इतना समय निकाल पा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। अभी शो में बैठने से पहले मैं देख रहा था, टुडेज चाणक्य का भी एग्जिट पोल आ गया है और उलट दिया है उसने। उसने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 48% वोट शेयर मिलने जा रहा है और टीएमसी को 38% मिलने जा रहा है। उसका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को 192 सीटें मिलने जा रही है, -+11, और टीएमसी को 100 सीटें मिलने जा रही हैं, -+11। इसका सीधा सा, और 2 सीटें अन्यों को वो दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कल 8, कुल मिलाकर के 8 जो अब तक एग्जिट पोल बंगाल पर आए हैं, उनमें से 6 ने सीधे सीधे मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और दीदी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, ये तो दीदी स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। आज एक वीडियो उन्होंने जारी किया है, विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनी हुई है, वीडियो में हाथ जोड़ करके बात कर रही हैं। इसके अलावा ये भी सुनते हैं कि मंदिर भी गई हैं, पूजा पाठ भी किया है। उन्होंने कहा कि मैं ये पूजा पाठ अपने कार्यकर्ताओं, अपने शुभचिंतकों, अपने मतदाताओं के लिए, बंगाल वासियों के लिए करके आई हूँ। उन्होंने ये भी दावा किया है कि टीएमसी 294 में से 226 सीटें जीतने जा रही है और मां माटी मानुष की सरकार फिर से बनने जा रही है। जी पंकज जी। 2019 में ममता बनर्जी ने बोला था उस समय, लोकसभा के चुनाव के समय, कि इस बार 42 में 42। बीजेपी उस समय 18 सीटें उस समय बीजेपी को आई। तो इस बार ममता बनर्जी अगर बोल रही है 226, तो मुझे नहीं लगता कि 226 की 100 तक भी बीजेपी जा पाएगी। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि 100 क्रॉस करेगा बीजेपी, सॉरी 100 टीएमसी क्रॉस करेगा। और बीजेपी में हम लोगों के हिसाब से 165-70 ये था आकलन, लेकिन मैं वो भी हम लोगों ने कंजर्वेटिव तरीके से किया था, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बीजेपी को 2 से 4 मैक्सिमम सीट दिया था साउथ 24 परगना में। लेकिन अभी जो खबर आ रहा है साउथ 24 परगना में कि बीजेपी वहां भी काफी अच्छी तरीके से बढ़त ला सकती है। हम लोगों ने आपका वो पूर्वी बर्धमान में थोड़ा सा कम सीटें हम लोगों ने बीजेपी को दिया था। हावड़ा में हम लोगों ने बीजेपी को कम आंका था, लेकिन सेकेंड फेज के मतदान के बाद, और हम लोगों ने ये जो सर्वे किया था वो चुनाव से पहले था, मतलब प्री पोल ये सर्वे था हम लोगों का। लेकिन अब जो हुआ है पोस्ट पोल, खास करके पहले चरण के बाद एवं दूसरे चरण के मतदान के बाद, पूरा जो है एकदम भावनाएं बदल चुकी है अभी लोगों की। काफी फोन आ रहे हैं मेरे पास, जो लोग एक्चुअली टीएमसी के वोटर थे। हम लोगों को तो बंगाल में पता रहता है कि कौन किसका वोटर है, क्योंकि लोगों के सोशल मीडिया बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि कौन किस तरह है। यहाँ एकदम पूरा क्लियर कट डिवीजन है, कोई चोरी छुपे की बात नहीं है। तो जो लोग टीएमसी के भी वोटर थे, इस बार उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया। किसी के मन में हिंदुत्व वाला चैप्टर था, किसी के मन में नहीं 15 साल हो गए हैं ममता बनर्जी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, वो उनके दिमाग में था। किसी वोटर के दिमाग में कि इतने दिनों में हमें अच्छी नौकरी नहीं मिली। आपको पता है कि बंगाल में कितने कम सैलरी में लोग काम करते हैं। यहाँ 15-20 हजार सैलरी पाना ही बहुत बड़ी बात होती है एक बड़े तबके के लिए। यहाँ 25-30 हजार से ऊपर सैलरी मिलता नहीं है। बहुत हाई प्रोफाइल जॉब के लिए भी 30-40 हजार सैलरी मिलता है। तो लोगों के मन में यह है कि ममता बनर्जी जो परिवर्तन का नारा लेके आई थी, लेकिन 15 साल में सिर्फ सत्ता का परिवर्तन हुआ है, शासक का परिवर्तन हुआ है, शोषण का परिवर्तन नहीं है। शोषण तो बढ़ा है यहाँ। तो इसलिए इस बार क्लियर कट
डिवीजन दिखा हम लोगों में। ममता बनर्जी जितना भी बोले 226 वो लाएंगी, और आपने उस वीडियो में देखा होगा कि पहले वो बोलती है 200 आएगा, फिर बोलती है नहीं 230, फिर बोलती है नहीं साल 2026 है तो 226। वो इस तरीके का हम्बा हम्बा कम्बा कम्बा वो मिलाकर बोलने का उनका पुराना स्टाइल है। तो ममता बनर्जी खुद कंफ्यूज है। आपने देखा होगा ममता बनर्जी पूरे वीडियो में, वो 9 मिनट का जो वीडियो है उसमें ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज आपको पढ़ना चाहिए। ममता बनर्जी की आंखों में एकदम कॉन्फिडेंस नहीं है। वो बोल रही थी कि हम 226 लाएंगे। अरे 226 लाने वाली पार्टी 294 में, मतलब ये तो मेजोरिटी से एकदम बहुत ऊपर है। 148 में मेजोरिटी है वेस्ट बंगाल में। तो ये पार्टी जो 226 लाए, उसका बॉडी लैंग्वेज इस तरीके का होगा। फिर उसी वीडियो में वो बोल रही है कि मैं सुन रही हूँ कि अलग अलग जगहों में घटनाएं हो रही है, लोग मारपीट कर रहे हैं। अभी मैं कार्यकर्ताओं को बोलूंगी कि अभी मारपीट मत कीजिए। अरे अभी मारपीट मत कीजिए मतलब क्या? जीतने के बाद मारपीट कीजिए, या हारने के बाद मारपीट कीजिए, या अभी नहीं कल कीजिए। जो अभी तक तो वो ऑफिशियली, अभी तक वो पुलिस मंत्री है, अभी तक वो मुख्यमंत्री है ऑफिशियली। एक मुख्यमंत्री इस तरीके से कह सकता है क्या कि अभी मारपीट मत कीजिए? अरे मारपीट तो कभी नहीं करना। एक मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि मारपीट मत कीजिए, अभी नहीं, कभी नहीं। वो चुनाव से पहले बोल रही थी कि लड्डू खिलाएंगी, उनका भतीजा बोल रहा है, भाईपो बोल रहा है कि डीजे बजाएंगे, फिर दुबक के बैठा हुआ। अब देखिए उनका भतीजा भी सामने नहीं आ रहा है, वो भी दुबक के बैठा है घर के कोने में। टीएमसी का कॉन्फिडेंस एकदम जीरो है, कुछ नहीं दिख रहा है उन लोगों का कॉन्फिडेंस। बीजेपी का कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि हाँ हो रहा है कि ये, कि यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि जो टीएमसी के एजेंट है, कमोबेश तो लोगों को पता रहता है कि कौन एजेंट बन सकता है या नहीं बन सकता है, या किसमें एजेंट बनने का किसमें गुदा है। यहाँ विरोधी पार्टी के एजेंट बनने के लिए एक बहुत शक्तिशाली आदमी होना, जो मेंटली कम से कम होना जरूरी होता है। तो लोग बूथ एजेंट के घर पे जा रहे हैं, जो काउंटिंग एजेंट है उनके घर पे जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये भी हो रहा है कि एकदम पाल्टा वो लोग भी मार रहे हैं, बीजेपी वाले भी उनको मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जाने से पहले टीएमसी को, लोगों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। 15 साल उन लोगों ने बहुत सताया है बंगाल के लोगों को, बीजेपी के लोगों को, सीपीएम को भी सताया, लेकिन चुनाव के वक्त थोड़ा सा सीपीएम का वो मुंह मीठा कर देते हैं, कांग्रेस का भी मुंह मीठा कर देते हैं, लेकिन बीजेपी का तो हमेशा मुंह तीता ही रहता है। तो इसका आफ्टर इफेक्ट भी होगा, ये भी उनको सोचना चाहिए। मैं ये देख रहा था, मैं उनका वीडियो तो नहीं सुन पाया, पर जो जी खबरें आई हैं वीडियो के आधार जी जी पर, उसमें मैं एक सेंटेंस देख करके चौंका। जैसे आपने अभी बताया कि अभी मारपीट मत करो, जो सेंटेंस उन्होंने कहा है हम्म। कि जिस समय मतगणना हो, हम्म, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सभी कार्यकर्ता वहां रुकें, बीच में हम्म। ना चले जाएं। बीच राइट। में ना चले जाएं, ऐसा क्या मतलब है? बीच क्या में ना चले जाने से इनको ये डर है कि टीएमसी हारेगी और कार्यकर्ता जो है वो मतगणना स्थल छोड़ करके जा सकते हैं निराश होकर इसमें के? इसमें सर बहुत सारा, इसमें बहुत उन्होंने जो बोला है, मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके बोलता हूँ कि वो बोल रही है कि टेबल नहीं छोड़ना है। वो उन्होंने बोला है कि वो बक्सा ईवीएम अदल बदल हो सकता है। तो ईवीएम वो खुद उन्होंने खुद आज स्वीकार किया है कि ईवीएम बदल हो सकता है, ईवीएम बदलाया जा सकता है। जो हम लोग 2021 से बोल रहे थे कि ईवीएम यहाँ पे बदला जाता है। अगर उनका अगर इशारा बीजेपी की तरफ है, अगर बीजेपी ईवीएम बदल सकती है तो ममता बनर्जी आप भी तो बदल सकती हैं। वो आज बोली है उनके वीडियो में, उन्होंने आज बोला है कि जो नए पुलिस आए हैं, जो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो बहुत महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए हैं चुनाव के दौरान। तो इसका मतलब जो आपके कंट्रोल में पुलिस था वो क्या करता था? वो धुला हुआ, वो दूध का धुला हुआ था क्या? उन्होंने हमें ये तो भी ये कहा पूछना चाहिए कि ईवीएम किसी तरीके से बदलता है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि टीएमसी का डाटा कहीं बीजेपी के डाटा में ना डाल दिया जाए। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। तब इसका मतलब हाँ, बंगाल में ईवीएम का डाटा इस पार्टी के डेटा को उस पार्टी में जोड़ दिया जाता है। यही तो हम बोल रहे हैं इतने दिनों से कि ये बिल्कुल। होता है, यही बंगाल की सच्चाई है। जो सीनियर हम लोग दिल्ली से जो सीनियर थे, हमारे पत्रकार जर्नलिस्ट हम लोगों से सीनियर, वो पहले बोलते थे ऑफ कैमरा, अरे सच में ऐसा होता है कि तुम लोग ऐसे ही फैला रहे हो, प्रोपेगेंडा है क्या?
तो हम लोगों को मतलब साबित करना पड़ता है, नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे हुआ, आप बात कीजिए, रेफरेंस देना पड़ता था। आज तो रेफरेंस नहीं देना पड़ रहा है, आज रेफरेंस खुद ममता बनर्जी है जो बोल रही है कि इसका इस पार्टी का डेटा उस पार्टी में जुड़ सकता है। अरे हाँ, ममता बनर्जी ने खुद अस्वीकार कर लिया है कि बंगाल में ये होता है, और इतने दिनों से वो करती है, उनको पता है कि किस तरीके से होता है। यही तो हम बोल रहे थे कि आईपैक और पुलिस मिलके जो इतने दिनों से वो खेल खेलती थी, वो खेला शेष हो गया थे, वो खेला अब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं होगा। और मैं ये बोलूंगा कि इस बार तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है कि इलेक्शन का डेटा प्रिजर्व होगा, जो इससे पहले नहीं होता था। अगर किसी पार्टी का डेटा किसी पार्टी में जुड़ जाए, अगर ईवीएम बदल जाए, तो आपके पास 1 साल तक का मौका है। 1 साल क्यों जरूरत है, आप अगले ही दिन जाइए ना कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप क्यों नहीं करती थी, 2024 में क्यों नहीं किया, 2022 में जब चुनाव हुए तब क्यों नहीं किया, जब लोकल बॉडीज का यहाँ पे इलेक्शन हुआ, 2023 में जब पंचायत के इलेक्शन आपने क्यों नहीं किया, 2021 में क्यों नहीं किया। अरे ममता बनर्जी तो वो 26,000 जो नौकरियां गई थी उस समय, जिन्होंने उस समय परीक्षा दिया था, परीक्षा का जो मार्क्स था उन्होंने तो वो जला दिया था। कोर्ट जब एसएससी से मांगा, वो जो परीक्षा में जो बच्चों ने जो जो विद्यार्थी थे उन्होंने जो भरा है, कैसे कैसे परीक्षा दिया, उसका क्या मार्क्स आया, दो मेरे को कॉपी दो, तो उन्होंने बताया कि नहीं हम लोग तो वो साहब जला चुके हैं। अरे ये तो जलाने में माहिर लोग हैं, ये तो घपला करने में माहिर लोग हैं। अगर कोई पार्टी इस बार इलेक्शन कमीशन कुछ भी घपला करती है तो जाइए ना, आप खुला हुआ है, फिर मीडिया में बयानबाजी करके क्या होगा। मुझे तो ये भी लगता है कि ममता बनर्जी हार भी नहीं स्वीकार करेंगे। ये बताइए पंकज जी के कुछ हिंसा की खबरें भी आई हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे बीजेपी के या एजेंट थे, उनके यहाँ कुछ मारपीट वगैरह शुरू हुई है। जी सर, कोलकाता के आसपास के जिलों में, दूर दराज में, साउथ 24 परगना में बहुत जगह ये हुआ है, फलता में हुआ है, डायमंड हार्बर के इलाके में हुआ है, और सबसे बड़ी घटना हुई है बेहाला पश्चिम 154 नंबर बूथ पे, जहाँ पे बीजेपी के 2 कार्यकर्ता के उठा के ये लोग गए थे। बहुत समय तक वो लोग गुम थे, पता नहीं चल रहा था कि कहाँ थे, और ये वीडियो सामने आया है, एकदम ओपनली दिख रहा है, और मीडिया में यहाँ खबर भी हुआ है। एक बीजेपी का 154 नंबर का जो बूथ का एजेंट था प्रसेनजीत ब्रह्मा, उसको और उसके भाई अजीत ब्रह्मा, इन दोनों को उठा लिया गया। ये महेंद्र बनर्जी रोड की ये घटना है, और इसमें अंजन दास, प्रवीर सरकार उर्फ भोला, विश्वजीत दास, अमित राय चौधरी उर्फ लालू, जॉय दास, पिकलू मित्रा, ये सब आरोपी हैं। लेकिन आरोपियों का भी किसी का नाक किसी का मुंह फूटा हुआ है। जो लोग मारने गए थे उनकी भी अच्छी से कुटाई हो गई है, और उनका जो फोटो आया है सामने, किसी का नाक किसी का मुंह बिगड़ा हुआ है, बहुत बुरा दिख रहा है। जो मारने गए थे वो भी मार खा के आए हैं, और दोनों तरफ से एफआईआर हुआ है, और पुलिस तफ्तीश कर रही है अभी। तो इस तरह की बहुत जगह घटनाएं हुई है। ये तो कोलकाता के पास का इलाका है बोल के पूरा डिटेल्स मेरे पास आ गया, क्योंकि मैं भी कोलकाता में ही रहता हूँ। लेकिन दूर दराज के इलाकों में भी बहुत सारी घटनाएं ऐसे हो रही कि रात के अंधेरे में घर पे बम फेंका जा रहा है, डराया जा रहा है, कहीं कहीं लोग जाके गालियां दे रहे हैं, हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं हो रही। इससे ये भी पता लगता है, क्योंकि 2021 में जब हम्म, ममता बनर्जी चुनाव अपना तो हार गई थी नंदीग्राम से, पर हम्म, उनकी पार्टी तो जीत गई थी और प्रचंड बहुमत से जीती थी। हम्म, इसके बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। इस बार हम्म। अगर वो चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है, तो इस बार भी हिंसा तो हो सकती है साहब, एंटायर बंगाल में। हिंसा तो हो सकता है और हो भी रहा है, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है कि जो पोलिंग में एजेंट थे उनके घर पे, और जो काउंटिंग में, बेसिकली इस बार जो स्ट्रेटजी है, जो काउंटिंग एजेंट बन सकते हैं या पता चल गया है, क्योंकि लोग तो ये बदलते हैं नहीं। जो 2021 में काउंटिंग का एजेंट हुआ था वही 2024 में भी बनेगा। हाँ, 20% इधर उधर होता है, लेकिन 70-80% वही आदमी बार बार एजेंट बनता है, काउंटिंग हो या पोलिंग में। तो बेसिकली काउंटिंग के जो एजेंट बन सकते हैं, या पता चल गया है कि वो बीजेपी के काउंटिंग एजेंट बन रहे हैं, या अलग अलग पार्टियों से, आईएसएफ कांग्रेस से बन रहे हैं, तो उनके घरों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। इसी स्ट्रैटेजी के तहत इनको डराया जाए ताकि ये काउंटिंग में शामिल ना हो,
और काउंटिंग में अगर कोई टेबल खाली रहेगा तो वहां ममता बनर्जी ने जैसे बोला कि मैनिपुलेशन होता है, तो आखिरी कोशिश होगी उनकी मैनिपुलेट करने की। बट मुझे नहीं लगता है कि इस बार मैनिपुलेशन होगा, क्योंकि डेटा मैनिपुलेशन करना इतना इस बार उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी कैमरे होंगे और कैमरे में नेटवर्क रहेगा, सारा कुछ दिखेगा। कहीं किसी तरीके का घपला हो रहा है कि नहीं, कहीं अगर किसी को डराया भी जाएगा तो वो बिहेवियर में सामने आएगा। और कैमरे के साथ इस बार एआई टेक्नोलॉजी भी यूज हो रहा है, पूरे एसआईआर प्रोसेस में हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार वो लोग ज्यादा कुछ कर पाएंगे। कोशिश तो जरूर करेंगे, मैंने पहले भी कहा कि वो लोग कोशिश करेंगे, आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। हारने के बाद भी वो देखिएगा कि इधर उधर छिटपुट हिंसाएं करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 4 लेकिन तारीख अपने शाम के बाद सारा मामला ठंडा पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने जो पाप किया है उस पे न्यूटन का 3rd लॉ अप्लाई हो जाए, वो बात अलग है। अपने वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इन एग्जिट पोल्स को रिजेक्ट करती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैसे देकर मीडिया द्वारा नियोजित किए गए हैं। उन्होंने मीडिया को भी लपेट लिया है, बीजेपी को तो लपेटती ही रही हैं। सारे एग्जिट पोल को ही, दिल्ली के मीडिया को ही रिजेक्ट कर दिया है उन्होंने। सर, इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि कल उनको दोपहर में 1:08 पे ये पता चला था। तो कल दोपहर में 1:08 पे उनको अगर पता चला हो और शाम 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल सामने आए और आज 7:30 के बाद आए, 7:30 के बाद ही आए। बंगला में 6:30 के बाद, और रिपब्लिक बांग्ला ने सबसे पहले ब्रेक किया था, उसके बाद धीरे धीरे वो हुआ है। अब मैं अगर 7:30 भी पकड़ लूँ, 7:30 स्टैंडर्ड टाइम है सभी चैनल्स का, तो अगर स्टैंडर्ड 7:30 में अगर पकड़ता हूँ तो 6 घंटे, तो करीब से 6 घंटे से ज्यादा ममता बनर्जी के पास कल था। और आज उन्होंने 12 बजे के बाद वीडियो बनाया है। मैं शाम को देख रहा था, उस समय 5 आवर्स बिफोर दिखा रहा था, तो कम से कम ममता बनर्जी ने 12 बजे के आसपास वीडियो बनाया होगा, तो करीब 23 घंटे आज के हिसाब से। तो ममता बनर्जी कल क्या कर रही थी 5 घंटे तक, जब उनको पता चल गया था? आप ठीक कह रहे हैं, 6:30 बजे का ही टाइम था, 6:30 बजे के बाद शुरू हुए थे, बिल्कुल। तो इनके पास फिर भी 6 घंटे पहले थी सूचना इसका, इनके पास। अगर 6 घंटे पहले अगर ममता बनर्जी के पास सूचना थी, अगर वो राजनीति की पक्की प्लेयर माने जाए, उनको राजनीति के अच्छे खिलाड़ी माने, तो अगर उनको पहले ही पता था तो वो पहले ही बोल देती कि साहब शाम 6 बजे ये इस चैनल पे ये आने वाला है, ये जो संस्थाएं हैं इस तरीके का एग्जिट पोल दिखाने वाली है, मुझे पता चल गया है। तो एग्जिट पोल ही बेकार हो जाता, सत्यानाश हो जाता। लेकिन कल आपने बताया नहीं। आज अभी आ रही 24 घंटे के बाद, एग्जिट पोल आने के बाद बोल रही है कि पैसा देके बनाया गया है। तो इससे पहले जब 2021 में ममता बनर्जी को जब जीतते हुए दिखाया जा रहा था, और इन्हीं संस्थाओं ने ही दिखाया था, ये मैट्रिक्स वाले हो गए या जो भी संस्थाएं हैं, तो सारे संस्था जिन्होंने ये एग्जिट पोल बनाए, ये तो 2021 में भी बनाए थे, 2024 में भी इन्होंने ममता बनर्जी को भी आगे रखा। तो ममता बनर्जी ने कितना पैसा दिया था? तो ये बेकार बातें करके कोई फायदा नहीं है। और वो खुद कह रही है मीडिया में निरपेक्षता नहीं है। अरे मीडिया में निरपेक्षता, मैं दिल्ली की मीडिया को कोई बात नहीं करूंगा कि दिल्ली की मीडिया के अंदर क्या होता है मुझे पता नहीं, मैंने सुना है, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं वेस्ट बंगाल मीडिया में आज, यहाँ के बांग्ला मीडिया में 20 साल काम कर रहा हूँ। मैं आज आपको बताता हूँ यहाँ के मीडिया के अंदर की सच्चाई। 2011 से पहले लेफ्ट की सरकार उतना ज्यादा एड नहीं देती थी। उस समय तो ज्यादा न्यूज़पेपर्स था, 10-12 न्यूज़पेपर बांग्ला में चलते थे उस समय। और चैनल था सिर्फ एबीपी आनंदो 24 घंटा, उस समय 24 घंटा बोलते थे, जो जी का जो बंगाली न्यूज है। उस समय तो टीवी 18 आया भी, टीवी 9, उसके बाद न्यूज 18, ये सब आया भी नहीं था उस समय। सिर्फ 2 न्यूज चैनल था बड़ा, और कुछ छोटे छोटे न्यूज चैनल थे। तो सब करोड़ों का हर दिन जो विज्ञापन देने का खेल है, वो तो ममता बनर्जी ने ही 2011 में शुरू किया था। लेफ्ट की जो सरकार थी वो क्या करती थी, जो जिले से ब्लैक एंड व्हाइट जो पेपर है, जो साप्ताहिक निकलते हैं, कुछ मंथली में निकलते हैं, तो वो उन सारे न्यूज़पेपर को लेफ्ट की गवर्नमेंट 5,000, 6,000, 10,000 का महीने का देते थे किसी तरीके से, ताकि उनका गुजारा हो जाए, छोटे न्यूज़पेपर्स को जिनका आयरन ही था।
और बड़े-बड़े न्यूज़पेपर में वो महीने में 1-2 इस तरह के अगर देते थे, जो भी अगर सरकार के कुछ सरकार की तरफ से नया कुछ होता था उस समय। लेकिन ममता बनर्जी 2011 में आने के बाद वो छोटे न्यूज़पेपर को जो भत्ता के तौर पे महीने का 5,000 का ऐड दिया जाता था, वो आके बंद कर दिया। जर्नलिस्ट को जितनी भी सुविधाएं मिलती थी, लोकल जर्नलिस्ट को, छोटे-छोटे न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट को, सारी सुविधाओं उन्होंने बंद कर दिया। सिर्फ बड़े मीडिया, बंगला में एक कहावत है, "काला माथा है तेल देना", मतलब जिस सिर पे तेल है उसी पे तेल डालो। वही वाला पॉलिसी के तहत उन्होंने 11 न्यूज़पेपर को सरकारी दफ्तरों में कंपल्सरी किया। और वो कौन 11 दफ्तर थे? 11 न्यूज़पेपर थे। वो 11 न्यूज़पेपर में से 8 ऐसे न्यूज़पेपर थे जो वो रोज़ वैली और जितने भी सारे चिट फंड थे, चिट फंड के न्यूज़पेपर्स को उन्होंने प्रमोट किया था उस समय। और बाद बाकी एक था आनंदबाजार पत्रिका, एक था वर्तमान, एक था संवाद प्रतिदिन। वर्तमान पॉलिसी के तहत वर्तमान पहले बोलता था मैं भगवान छोड़ के किसी को, भगवान छड़ा काऊ के भय पाई ना, मतलब भगवान छोड़ के किसी से मैं नहीं डरता हूँ। ये वर्तमान का स्लोगन था, टैगलाइन था। तो एक पॉलिसी के तहत वर्तमान पत्रिका उस समय ममता बनर्जी के पक्ष में आ गया था, क्योंकि ममता बनर्जी ने नोटिस वगैरह दिए थे उससे पहले। वो उस समय उनकी जो लेडी संपादक थी वो डर के मारे वो दुबक के उस साइड में चली गई। और ये जो कुणाल घोष है, जो बेलेघाटा से इस बार प्रत्याशी है, जिन्होंने खुद कहा था कि शारदा का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ममता बनर्जी है, उसके बाद उसको जेल जाना पड़ा था 10 नोटिस के बाद। वो उसमें एडिटर है संवाद प्रतिदिन। हाँ, ममता बनर्जी के हर टूर में आपको वो दिखेगा, फॉरेन टूर में। इससे पहले सीपीएम का कोई भी मंत्री बाहर जाता था, अकेले जाता था, किसी के साथ नहीं जाता था, ना मीडिया का, ना बिजनेसमैन के साथ, कुछ भी नहीं। वो आने के बाद हर साल एक टूर अरेंज करने लगी, जिसका सारा खर्चा वो खुद उठाती है। ये फॉरेन टूर सिर्फ फॉरेन टूर ही होता है, ये कोई बिजनेस टूर, बिजनेस ट्रिप नहीं होता है। तो ये खेल तो ममता बनर्जी ने खुद शुरू किया है। तो आज आप बोल रहे हो कि मीडिया में निरपेक्षता नहीं, आपने तो मीडिया की निरपेक्षता का गला तो अपने अपने हाथों से दबाया है। आप उसके बाद आशा करो कि मीडिया निरपेक्ष है। हाँ, मीडिया अभी वन साइडेड है, कोई इस साइड में है, कोई उस साइड में है। आप ही ने तो ये खेल शुरू किया है बंगाल में। तो आज क्यों रो रही है वो? अभी भी तो आपके लोग हैं मीडिया में, वो तो बदल नहीं सही। गए हैं। वो आज तक आपका सपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़पेपर वाले। हाँ, ये है कि न्यूज़पेपर अब बिकता नहीं। बंगाल में जितने भी न्यूज़पेपर है, आनंदबाजार पत्रिका और वर्तमान पत्रिका को छोड़ के, आनंदबाजार और वर्तमान पत्रिका का लाखों में सर्कुलेशन है। बाद बाकी छोड़ के जितने भी है, कोई 50, कोई 20, कोई 500 मैक्सिमम बिकता है। तो ये हालत तो आप ही ने तैयार किया है ममता बनर्जी। वो कह रही हैं कि पिछले 2 दिन से मैं सोई नहीं हूँ। वो ये भी कह रही हैं कि आप भी सोइए मत, रखवाली करिए। जहां जहां ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं, मैं अपने इलाके में रखवाली करूंगी। नहीं, रखवाली करना तो जरूर चाहिए, हर हर पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी का यह अधिकार है और ये अधिकार उनको इलेक्शन कमीशन ने ही दिया है। हर पार्टी का बंदा वहां जा सक जो 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 उसके लिए नियोजित है वो जा सकता है। तो रखवाली करने में कोई बुराई नहीं। अब ममता बनर्जी खुद नहीं सोएंगे, इसके लिए उनके शोक में हम भी छाती पीट के नहीं सोएंगे, ये तो सही नहीं है। हाँ, उनके कार्यकर्ता 4 तारीख के बाद जिनकी रोजी रोटी हराम होने वाली है, जो सिंडिकेट चलाते थे, जिनका सिंडिकेट बंद होने वाला है, जो 5 साल में करोड़ों की संपत्ति बनाए हैं, उनके घर पे, जिनके घर में छापे पड़ने वाले हैं, वो न सोए, वो तो उनका तो वो डर जायज है, वो ठीक है। वो सोएंगे कि नहीं पता नहीं। मुझे तो लगता है कि 4 तारीख के बाद टिकट काट लेना चाहिए किसी सेफ जगह का, जहाँ पे इजीली जा सके। वैसे उनके पास पैसों की कमी नहीं, वो तो कहीं भी जाके सिटीजनशिप ले सकते। जैसे हम लोगों ने देखा, विनय मिश्रा भाग गए हैं, जो कभी अभिषेक बनर्जी के सहयोगी हुआ करते थे, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स है। और वो वनुआतू में भाग चुके हैं। वनुआतू बोल के कोई देश है, ये भी हमें पता नहीं था। इतना छोटा वो देश है, मैप में दिखता भी नहीं। लेकिन इन लोगों को पता है कहाँ भागना चाहिए, कितना पैसा होने से कहाँ भागना चाहिए। तो जिनके पास कम पैसा है वो नेपाल, बांग्लादेश, माली, कहीं भी जा सकते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसे है वो वनुआतू, इंग्लैंड जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जाए। लेकिन 4 तारीख के बाद बंगाल में ना रहें, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने जो वीडियो जारी किया है, उनके चेहरे पर तो साहब हवाइयां उड़ी हुई हैं, कॉन्फिडेंस गायब है। खुद ही उन्होंने बता दिया कि उनकी हालत क्या है, उनकी पार्टी की हालत क्या है। उनको तो पहले से सर पता था।
मैंने तो इससे पहले भी आपको कहा है और दूसरे चैनल पे भी कहा, मैंने अपने चैनल पे भी कहा है कि ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन में अभी भी ममता बनर्जी का स्लीपर सेल के लोग हैं। ये सच है, उनको पहले ही पता लग जाता है कि ये होने वाला है। उन्होंने जब एसआईआर जब शुरू भी नहीं हुआ था, ममता बनर्जी वाज द फर्स्ट लीडर जिन्होंने पहले बताया था कि ऐसा मतलब एसआईआर हो सकता है। तब हम लोगों ने एसआईआर का नाम भी नहीं सुना था कि एसआईआर, अरे भाई ये होता क्या है। ममता बनर्जी वाज द फर्स्ट लीडर हु सेड कि घपला है, मैनिपुलेशन है, वो जो जिसमें जिससे वोट होता है, जो पूरे शीट में घपला है, इसका नाम उधर है, उसका नाम उधर है, ममता बनर्जी ने सबसे पहले कहा था उसको। उसके बाद राहुल गांधी ने उस चीज को उठाया था कि पूरे जो इलेक्शन प्रोसेस में बहुत जगह बहुत लोगों का नाम इधर उधर है। हम इतने लार्ज स्केल पे है, ये तो हम लोगों को पता भी नहीं था अगर ममता बनर्जी ना होती तो। ममता बनर्जी ने पहले बोला था, उसके बाद राहुल गांधी ने उस चीज को, उस टॉपिक को पिक किया था। अगर ममता बनर्जी उस दिन इस चीज को पिक नहीं करती तो आज एसआईआर भी नहीं होता। आज ममता बनर्जी क्यों रो रही है? वो तो उन्होंने तो खुद बोला था कि गुजरात के लोगों का नाम वेस्ट बंगाल के वोटर लिस्ट में है। अगर वोटर लिस्ट सही नहीं है और वोटर लिस्ट में हम लोगों को सब हम लोगों को तो पता था कि वोटर लिस्ट में घपला है, लेकिन इतने लार्ज स्केल में है ये पता नहीं था। क्योंकि पहला वाकया हम लोगों को पता लगा जब मुझे नाम याद नहीं है, एक टेररिस्ट था जो पकड़ा गया, हाँ साद राठी नाम याद आ गया। साद राठी बोल के एक टेररिस्ट पकड़ा गया था पश्चिम बंगाल से, तो उसका नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में था। तो हम लोगों ने सोचा कि टेररिस्ट आदमी है, उसी ने किया होगा, तो बाद बाकी इतने लार्ज स्केल पे नहीं हुआ होगा। लेकिन बाद में पता चला रही ये तो लाखों लाखों नाम में घपला है, इधर उधर है लोग। बांग्लादेश से इतने ज्यादा लोग यहाँ हैं, बांग्लादेश से लोग आते हैं, ये तो सच है। लेकिन इतने लार्ज स्केल पे उनका वोटर कार्ड भी बन चुका है, आधार कार्ड यहाँ पे इजीली बन जाता है, लेकिन वोटर कार्ड भी इजीली इनका लाखों के स्केल पे हो रहा है, ये तो बाहर के लोगों को भी नहीं पता होगा। तो उन्होंने ही तो ये सारा मुद्दा उठाया था, आज क्यों रो रही है? बिल्कुल। ममता बनर्जी वो शख्स है जिन्होंने पहले जब 90s के एरा में वोटर कार्ड जब नहीं होता था, तो आइडेंटिटी कार्ड, वोट के लिए आइडेंटिटी कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, उसके लिए आंदोलन किया था। वो जो जुलाई में वो आंदोलन करते हैं, 21 जुलाई वाला आंदोलन, 21 जुलाई, जब 13 लोग मारे गए थे ममता बनर्जी के पार्टी के। आज भी वो शहीद दिवस मनाती है यहाँ पे। वो वैसे तो वो शहीद दिवस होता नहीं है, वहां पे पगलू डांस होता है, वहां पे लोग आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, दारू पीते हैं, बिरयानी खाते हैं, चले जाते हैं अभी। लेकिन जिस चीज की याद में करते तो ममता बनर्जी ने सबसे पहले तो ये बांग्लादेशी यहाँ नहीं आए, घुसपैठिए नहीं आई, इसी के लिए ममता बनर्जी ने आंदोलन किया था। वही बदल गई है। तो आदमी जब अपने ही फितरत से बदल जाए तो उनके साथ एक न एक दिन तो खेला होना ही है। ये तो प्रकृति का नियम है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रोशनी डालने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और पंकज जी का चैनल है पॉलिटिकल डेली, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।